क्लास में थे सारे लोग। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? रेडी। क्या क्या मार्कर मार्कर मार्कर। ओम सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस जी सर, हो सर, रही है। आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, जस्ट अ मिनट है, मैं मार्कर निकाल लेता हूँ, उसके बाद शुरू कर देता है ये मार्कर। वेयर इज द मार्कर मैन? ओके, इट इज हियर। हाँ ठीक है। कल तक हमने क्या टेम्परेचर स्ट्रेसेस तक का चैप्टर कवर किया था। आज हम क्या है, हम उससे आगे चलेंगे। अब कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जो एग्जाम में कभी कभार आते हैं, कभी नहीं भी आता है, लेकिन इस चैप्टर से ऑलमोस्ट पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें छोड़ना ठीक नहीं है, और वो चीज़ आगे आगे काम में भी आएगी। तो मैं आपको एक ये सुपरपोजिशन थ्योरम नाम से आपके एक प्रिंसिपल आता है, सुपरपोजिशन थ्योरम भी बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आप बोलते हैं इसको। और इस सुपरपोजिशन थ्योरम का असल में मतलब क्या है ना, ये समझना है हमें, क्योंकि आप इसको सोम में भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी पढ़ेंगे, है ना। हर जगह आप जहाँ पे भी एनालिसिस करेंगे, लोड्स का, स्ट्रेसेस का, फोर्सेस का, बेंडिंग मोमेंट का, स्ट्रेसेस का, वहाँ हर जगह आप सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं। तो असल में सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या है ना, इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम ये है कि सपोज ये कोई बॉडी है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगा है ये 1 नंबर वाला, फिर लगा है ये 2 नंबर वाला, फिर लगा है ये 3 नंबर वाला, फिर लगा है ये 4 नंबर वाला, है ना। क्या लगे मैंने? एक्सटर्नल लोड्स लगे। अब इस बॉडी पे, इस पर्टिकुलर बॉडी पे मुझे पर्टिकुलर कोई एक चीज निकालनी हो जो स्ट्रेस से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? स्ट्रेस से रिलेटेड हो। अब स्ट्रेस से रिलेटेड कौन कौन है? देखो, स्ट्रेस से रिलेटेड कौन कौन है? एक तो खुद स्ट्रेस, ठीक है, दूसरा डिफॉर्मेशन, है ना, तीसरा आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस, है ना, चौथा आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हर एक चीज जो स्ट्रेस से रिलेटेड है ना, तो वो आपकी क्या हो जाती है, उसका आप वैल्यू कैलकुलेट, कभी आपको डिफ्लेक्शन पूछेगा, कभी आपको स्ट्रेसेस पूछेगा, कभी आपको पूछेगा एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना है, तो आपको क्या ऐसे 4 अलग अलग फोर्स लगा के दे देगा, इन चारों की वजह से क्या हो निकालो। तो हम क्या स्ट्रक्चर में इन चारों चीजों को एक साथ एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। हम लोग ऑन पेपर इस चारों चीजों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले 1 नंबर वाले फोर्स का इस पे क्या इफेक्ट होगा उसको देख लें, फिर 2 नंबर वाला फोर्स का इफेक्ट क्या होगा वो देख लें, फिर 3 नंबर वाले फोर्स का इस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा वो देख लें, फिर 4 नंबर वाले का अपन इफेक्ट देख लें, और फिर चारों का जो इफेक्ट है उसको अपन सम कर लें, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर लें। 1 2 3 4 चारों का जो इफेक्ट है, सपोज डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो चारों के वजह से डिफॉर्मेशन हुआ, उसको अलग अलग निकाल के हमने जोड़ दिया, है ना, तो वो क्या है आपका इस बॉडी पे टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू दे देगा। तो सुपरपोजिशन अल्टीमेटली क्या है आपका, कि अलग अलग क्वांटिटीज की वजह से कोई इफेक्ट निकालना हो तो आप अलग अलग निकाल लो, उसका सम कर लो, तो वो आपको क्या दे देगा, उसकी टोटल वैल्यू दे देगा। दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली, है ना। अब इसको हम सोम में लेके आता है ना, क्योंकि सोम में देखो कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है यार, और इवन ये आरटीओ में ज्यादा आता है, मैंने कंपटीशन एग्जाम में कम देखा है, लेकिन जो गेट वगैरह एग्जाम्स होते हैं इनमें, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आता है वहां पे, तो वहां पे जरूर पूछ सकता है। मैंने किसी पीएससी के एग्जाम में, आरपीएससी किसी के एग्जाम में देखा नहीं, एसएससी में नहीं देखा है ना, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन ये आता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पर वैलिड है, इसके मतलब किस किस अजम्पशंस के बेसिस पे वैलिड है, किस किस मटेरियल पे वैलिड है। तो हम लोगों ने क्या बोला, सोम की जो भी थ्योरम होगी उसके वैलिड होने के 2 4 पर्टिकुलर रीजन है। पहला रीजन क्या है, इट मस्ट फॉलो हुक्स लॉ, है ना। हुक्स लॉ आपका वैलिड होना चाहिए तो ही लगेगा। हुक्स लॉ का मतलब क्या है आपका, इट शुड फॉलो लीनियर इलास्टिक लॉ, है ना। मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन हो, जो स्ट्रेस स्ट्रेन आए उसमें, वो अंडर लीनियरली इलास्टिक जोन आए, है ना, यहीं तक आए, लीनियर इलास्टिक जोन तक ही हम लोग मटेरियल की स्ट्रेंथ को कंसिडर करें। तीसरा आपका मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक,
है ना। तो ये 3 जो assumptions है आपके, ये इनको आपको हमेशा साथ में लेके चलना है ना। और चौथा assumption और है आपका, वो भी कभी कभार अच्छे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि टेम्परेचर शुड नॉट वेरी। टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा तो ही ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका एक्ट करेगा। ठीक है, टाइम के साथ सुपरपोजिशन, टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा तो ही आपका सुपरपोजिशन थ्योरम आपका वैलिड होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा भी इसके ऊपर। अब थ्योरम है क्या है कि सपोज आपके कोई, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने क्या सिंगल एक बॉडी पे आपका एक ही फोर्स लगाया। अब क्या है, आपकी जो मल्टीपल बॉडीज को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, ऐसा आपने देखा होगा, और इस पे फिर मैं आपके क्या करूं, टेंसाइल फोर्स लगाऊं, और फिर बोलूं कि भैया मुझे टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा इस फोर्स की वजह से, वो निकाल दो। तो आपको क्या करना है, तीनों का डिफॉर्मेशन निकालना है और तीनों का डिफॉर्मेशन का सम कर देना है। अब डिफॉर्मेशन जब हमने निकाला था तो हमने हुक्स लॉ के एप्लीकेशन में देखा, इट इज सिंपली पीएल अपॉन ए। पढ़ा था ना हमने, हाँ या ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। पढ़ा है इट सर। इज सिंपली पीएल बाय ए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, हर एक के लिए, इस A1 वाले सेक्शन के लिए पीएल बाय ए करेंगे, A2 वाले के लिए पीएल बाय ए करेंगे, और A3 वाले के लिए पीएल बाय ए करेंगे, और उन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिफॉर्मेशन आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, डेट्स इट। आपके जो पीएससी में क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना ही बनता है कि आपको क्या पी लोड का वैल्यू दे देंगे आपको, कि सपोज 10 दे दिया, 10 किलो न्यूटन। L1 की वैल्यू दे देंगे 5 मीटर, L2 की वैल्यू 5 मीटर, L3 की वैल्यू 5 मीटर। ठीक है, एरिया जो है उस एरिया को भी ये डिफाइन करके दे देंगे कि सपोज A1 और A2 तो आपके सेम है, बोल दोगे ये आपके है, आपके 100 mm² है, 100 mm² है, और जो A2 है वो आपका 50 mm² है। तो आप क्या करो भैया, और E का वैल्यू दे देंगे 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ MPa। तो आपको बोलेंगे भैया आप क्या करो, आप टोटल इसका डिफॉर्मेशन निकालो। तो आप क्या करेंगे, पीएल अपॉन ए फॉर्मूला तीनों में लगाएंगे, तो आपका ई तो आपका सब में सिमिलर है ना, लोड सब में सिमिलर है, पी भी सिमिलर है, और आपका जो टोटल लेंथ है 555 वो भी आपका सिमिलर है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हो कि पी एल बाय ई, और अंदर आ जाए A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि मैंने पीएल अपॉन A1E, सॉरी पीएल अपॉन AE, पीएल अपॉन AE उल्टा लिख दिया ना मैंने, पीएल अपॉन AE। तो ए नीचे आएगा 1/1 पीएल अपॉन AE, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको क्या है, जो चीजें मतलब सेम हो ना वो बाहर निकाल देनी है, और जो चीजें डिफरेंट है उसी को आप ब्रैकेट के अंदर लगे, ताकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो ट्रिकी देगा, आपको जल्दी सॉल्व करना है उसको, फंस जाओगे तो लंबे तरीके से सॉल्व होगा। तो सिंपली फॉर्मूला इज पीएल अपॉन ए। सुपरपोजिशन लगाना है तो अलग अलग निकालो और सबका सम कर दो। इजी, क्लियर है। अब देखो हम आगे चलते हैं, ये टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया। यस, पूछो। सर अगर उसमें अपन लोड की वैल्यू अगर वेरिएंट कर रही होती, तो मान लो इधर P1 लग रहा होता, उधर P2 लग रहा होता। जीवन जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बीटेक अच्छे तरह, मतलब बीटेक डिप्लोमा जो भी आपने किया अच्छे तरीके से किया है, इसलिए आपके पास क्वेश्चन अच्छे अच्छे है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कि क्या होता है कि यहाँ P1 लगा, सपोज है ना, ये P1, तो यहाँ पे तो P1 लगना ऑब्वियस है ना। सपोज ये देखो, अगर दो ही फोर्स है तो एक आउटर आउटर फोर्स लगे, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस, है ना, बैलेंस करने चाहिए, तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार वो ऐसे देता है कि मटेरियल में यहाँ बीच में भी कोई फोर्स लगा हुआ है ना। यहाँ बीच में A2 वाले सेक्शन पे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, तो ये दे दिया उसने, अगर ये दे दिया 100, ये दे दिया 100, और ये वाला जो फोर्स दिया अंदर वाला, इसको दे दिया इसने 50, तो फिर वो क्या करेगा, ये इधर वाला जो फोर्स है इसको वो बैलेंस करके कितना देगा, क्योंकि देखो 100 उधर पीछे खींच रहा है, 50 भी उधर पीछे खींच रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 150 लगाना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से अरेंजमेंट देता है ना, क्योंकि आपको एक्शियल एक्स डायरेक्शन में आपके फोर्सेस तो बैलेंस होने ही चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग जो फर्स्ट वाला A1 वाला सेक्शन है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स कितने होंगे, कितने होंगे भैया, इधर इधर कितने जा रहे हैं, 100 जा रहा है और 50 जा रहा है, तो टोटल 150 हो गया। तो A1 के केस में आपका जो P1 होगा वो कितना हो जाएगा, 150 किलो न्यूटन।
अब जो A2 की बात करते हैं, A2 के केस में A2 के उधर कितना लोड लगा हुआ है 150, और A2 के इधर भी कितना लगा हुआ है 150, तो ये कितना हो जाएगा, A2 केस में भी P 150 हो जाएगा और A3 के केस में भी 150 हो जाएगा। और हो सकता है इसमें और वो बीच में कोई फोर्स फंसा दे, अगर यहाँ पे भी आपका एक और फोर्स फंसा दे वो 50 किलो न्यूटन का, उस केस में क्या होगा, आपके जो P1 P2 P3 है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो कब होते हैं, जब के सब्जेक्टिव पेपर हो यार, आपको बहुत फंसाना हो, है ना। लेकिन जब उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो वो आपको इतना, क्योंकि उसको 5 मिनट नहीं देगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक जीवन जी, है ना। मैं आपको इसके ऊपर कभी डिटेल में अपन ऐसे ही बात करेंगे, दोनों तब डिस्कस करेंगे जोरदार। ओके सर। ठीक है, हम लोग क्या हमारे सेंटर पे बच्चों को ईएस के लिए भी पढ़ाते हैं, गेट के लिए भी पढ़ाते हैं और जेई के लिए भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या कंटेंट को अलग से छांट के रखते हैं कि नहीं, जेई में बच्चे को इतना ही पढ़ाना, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो क्या है, वो ज्ञान ही नहीं बनाना है उसको। जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग देने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या उतना ग्रहण कर ले, जितना खिलाए उतना खा ले तो बहुत है। ओके सर। ठीक, ठीक है ना, बाकी पढ़ाएंगे बिल्कुल, आपको बताएंगे। ठीक, अब हम आगे आते हैं हम लोग। ये देखो इंपॉर्टेंट, अब जो टॉपिक ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जाने लगा है ना, कि मटेरियल का फेलियर कैसा होता है। क्योंकि आजकल हमारे पास माइक्रोस्कोप्स है, वीडियो कैमराज है, हाई एंड कैमराज है ना, जो हर चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इवन मटेरियल जब फेल हो रहा है तो कैसे फेल हुआ है ना, वो भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो अब क्या हमारे पास नए क्वेश्चन आने लगे मटेरियल साइंस में, है ना। तो अब ये मटेरियल साइंस में क्वेश्चन किस पे आता है कि मटेरियल फेल होता है तो हमको पता है, लेकिन वो मटेरियल फेल कैसे होता है, उसका शेप कैसा बनता है ना। ये उस पे शेप है, उसके शेप के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मटेरियल अगर ब्रिटल है और उसमें टेंशन लगा हुआ है तो कैसे फेल होगा, उसके जो फेलियर सरफेस होगा वहां कैसा शेप बनेगा, ब्रिटल है तो कैसा बनेगा, टेंजाइल है तो कैसा बनेगा। तो इस पे हम लोग, तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, आपको याद होगा, है ना, दिखाया था ना। तो उस वीडियो में क्या होता कि आपकी एक डक्टाइल रोड थी, देखो इस तरीके से एक आपकी रोड थी, वो क्या था, डक्टाइल मटेरियल था। तो फिर क्या, जब फेलियर होना चालू हुआ, है ना, तो उसमें क्या जगह जगह ऐसी नेक्स बनी बनी ना, नेकिंग हुई थी, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल था उसमें, इसलिए उसमें नेकिंग हुई थी। और फिर फाइनली वो टूट के कैसा बना था, वो इस तरीके से टूटा, ऐसा ऐसे टूटा और फिर ऐसे टूटा, ऐसे ही टूटा था ना। इज इट क्लियर? क्यों जीवन जी, ऐसे ही टूटा था ना। जी सर। है ना, हम लोग जब आयरन की टेस्टिंग कराते हैं, हमारे स्टील रोड्स की जो हम आरसीसी में यूज करते हैं, आप लोग जो साइड पे इन्वॉल्व है आप सब जानते हैं, तो उसका जो टूटा हुआ स्पेसिमेन आता है वो इसी तरीके का होता है, एक तरफ से ऐसा तीखा, दूसरी तरफ से उसमें थोड़ा सा कप बना हुआ होता है ना, होता है ऐसा तीखा है लेकिन कप बना होता है। तो ये जो फेलियर किस मटेरियल में कैसा होता है वो हमको समझना है ना। तो बेसिकली देखो, बोला जाए तो हमें समझना भी है और याद भी करना, दोनों चीजें। तो मैं आपको क्या उस पर लेके चलता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे कंप्रेशन के केस में, है ना। कंप्रेशन के केस में डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, एक एक्स्ट्रा लिमिट तक डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। और डक्टाइल मटेरियल कौन हो गया, स्टील हो गया आपका, जैसे है ना, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सारे क्या है, डक्टाइल है। तो अब क्या है कि डक्टाइल मटेरियल कैसे, देखो ये रहा है ना, जैसे सपोज आपका जो मिट्टी का लोंदा होता है ना, गीला, वो भी क्या है, डक्टाइल है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो आपने सपोज एक ऐसा, इस तरीके से आप एक बॉडी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक बॉडी बनाया आपने, और उस पर आपने अगर कंप्रेशन लोड लगाया तो धीरे धीरे क्या है, जो डैश लाइन बना रखी है ना, वो उस तरीके का शेप लेने लगता है, लेता है ना, ऐसा ही लेता है। इसको हम बोलते हैं बल्जिंग होना। क्या बोलते हैं, बल्जिंग होना। तो लेकिन जब बल्जिंग होगा तो बाहर कहीं से फेल नहीं होगा, उसमें क्या है, अंदर एक माइनर सा क्रैक डेवलप होगा, वो उसके क्या होगा, इस लोड वाली जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा, जो लोड वाली एक्सिस है कंप्रेसिव लोड की, उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आपने देखा है अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो अभी समझ लो और अभी इसको याद कर लो कि आपके जब कंप्रेसिव लोड लगेगा और आपका डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल में क्या आपकी बल्जिंग होगी, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। उस केस में क्या, उसके बीच में एक माइनर सा छोटा सा क्रैक डेवलप होगा, और ये क्रैक जो है ये क्या आपकी फ्रैक्चर सरफेस। तो आपको पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल when it is subjected to compressive force the failure surface would be, the failure surface कैसी होगी,
तो आपकी उसमें ऑप्शंस होंगे कि वो लोड की डायरेक्शन में होगी, लोड के परपेंडिकुलर होगी, या लोड के किसी ऑब्लिक प्लेन में होगी। ऑब्लिक मतलब लोड से कोई थीटा एंगल पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इज इट क्लियर? और अभी के सिनेरियो में 4-5 एग्जाम जो मैंने देखे हैं रिसेंट के, उसमें इक्वेशन जरूर आता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं, है ना। जब आपने जो शेप देखा उसकी बात करूंगा तो ही आपका जवाब आएगा उधर से। अब ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल पे जैसे ही आप कंप्रेशन लगाते हो, है ना, ब्रिटल मटेरियल पे जैसे ही आप कंप्रेशन लगाते हो तो क्या होता है? उसमें डिफॉर्मेशन तो पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि ब्रिटल है, उसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में क्या होगा? उसमें एक इंक्लाइन क्रैक डेवलप होता है, इंक्लाइन क्रैक डेवलप होता है, और वहां से क्या होता है? उसमें फेल हो जाता है ना, वहां पे उसमें शियर फेलियर हो जाता है। एक तो जाता है ऊपर और एक जाता है नीचे, है ना। ये वाला जहां लोड लगा वो नीचे चला जाता है, बाकी का यहीं रह जाता है, तो वहां पे शियर का एक्शन हो गया। तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये आपका जो फेलियर हुआ ये आपके लोड से किसी ऑब्लिक प्लेन पे हुआ, लोड से किसी ऑब्लिक प्लेन पे हुआ। तो देखो कंप्रेशन को रिपीट कर रहा हूं, कंप्रेशन में अगर आपने ब्रिटल मटेरियल है तो आपका ऑब्लिक प्लेन में होगा, ऑब्लिक प्लेन में एंगल पूछता है तो लगभग 40 डिग्री, 45 डिग्री। और आपका अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करता है तो बल्जिंग होगी, और जो प्लेन होगा फेलियर प्लेन या फ्रैक्चर प्लेन वो कैसा होगा? लोड के परपेंडिकुलर। ठीक, अब हम आते हैं टेंशन में। किस में आते हैं? टेंशन में, जो आप लोगों ने किया है ना। तो टेंशन के केस में क्या है? मैं पहले डक्टाइल की बात करता हूँ, है ना। तो डक्टाइल मटेरियल्स आर वेरी वीक इन शियर, है ना। तो वीक है शियर में। देखो ये मटेरियल साइंस है ना, बहुत शियर में वीक है, किसमें वीक है? तो आपको क्या जनरली अभी आप अगर शेप ध्यान रखते हैं ना तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप भूल जाएंगे, है ना। तो देखो होता क्या है कि हम लोग जब माइल्ड स्टील की टेस्टिंग करते हैं, है ना, या फिर हमारा जो हाई स्टील बार है, हाई HYSD बार्स, है ना, TMT बार्स, ये सारे क्या है? आपके डक्टाइल मटेरियल्स है। तो उसकी जब आप टेस्टिंग करते हो तो उसमें इस तरीके से फेलियर होता है, जो मैंने मना रखा है ना, इस तरीके से फेलियर होता है। तो फेलियर इनिशिएट कहां से होता है? कि आपका एक इधर वाला जो आपका राइट वाला है, जो राइट वाला सेक्शन है वो क्या है? आपका बाहर स्लाइड करता है और वहां पे शियर डेवलप होता है। तो वो धीरे धीरे क्रैक आगे ग्रो करता है, तो एक तरफ तो बन जाता है ऐसा कप, और एक तरफ बन जाता है कोन। कोन मतलब तीखा वाला पोर्शन, दैट इज कोन। और जैसा आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसे वो कोन नीचे से, और दूसरा जो बनता है वो आपका कप। तो ये इसको बोलते हैं हम कप एंड कोन फेलियर। क्या बोलते हैं? कप एंड कोन फेलियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो आपका टेंजाइल आपका जो सॉरी क्या बोलते हैं आपके टेंशन के केस में, टेंशन के केस में अगर आपका डक्टाइल है तो कैसा फेलियर होगा? तो कैसा होगा? कप एंड कोन फेलियर होगा। ठीक, अब कप एंड कोन फेलियर के बाद आगे ले जाता हूं मैं आपको ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा कि आपका जो जैसे ही आप उसको ऐसे पुल करेंगे, है ना, टेंशन देंगे, तो सीधा लोड के परपेंडिकुलर फेलियर होगा, है ना, सीधा लोड के परपेंडिकुलर फेलियर होगा। ये फेलियर देखो, फेलियर सरफेसेस जो फ्रैक्चर सरफेसेस, ये कहीं से कोई हमने डिराइव नहीं किया, हमने टेस्ट किया है, हमने ऑब्जर्व किया है उसको, और ऑब्जर्व करके उसमें फेलियर कैसा होता है वो ऑब्जर्व किया है हमने कि ऐसा होता है। फिर हमने उसके ऊपर थ्योरीज बनाई है, सबने अपने अपने मत दिए, हाँ इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ है ना। तो फिलहाल आपको मत नहीं देना, आपको कैसा फेलियर होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने दो बताया आपको, वापस रिपीट करता हूँ, मुझे आंसर देते जाना है ना। पहला हमने पढ़ा कंप्रेशन। कंप्रेशन में अगर मटेरियल डक्टाइल होगा तो फेलियर कैसा होगा? परपेंडिकुलर, लोड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अगर ब्रिटल होगा तो फेलियर कैसा होगा कंप्रेशन के केस में? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ऑब्लिक प्लेन पे, है ना। अब टेंशन की बात करते हैं, तो अगर मटेरियल ब्रिटल हुआ तो कैसा होगा फेलियर? लोड के परपेंडिकुलर। और अगर डक्टाइल हुआ तो फेलियर कैसा होगा? कप एंड कोन फेलियर। ठीक है ना, कैसा बनेगा? कप एंड कोन फेलियर। अब क्या है कि देखो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, तो आजकल वो कभी कभार ऐसा पूछ लेता है कि आपका, देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देख लिया था किसी ईएस के पेपर में, और उसको क्या है कि जेई वाले ने भी छाप दिया था, तो मैंने उसको नोट करके रखा आपके लिए। कहाँ गया? ये रहा, है ना। उसने क्वेश्चन क्या पूछा
कि फॉर सॉफ्ट स्टील, क्या पूछा, फॉर सॉफ्ट स्टील, सॉफ्ट नहीं, चलो मीडियम की बात करते हैं, थोड़ा डिग्री को थोड़ा ऊपर करता है। फॉर मीडियम स्टील द फेलियर वुड बी, फॉर मीडियम स्टील द फेलियर वुड बी, ऑप्शन थे फुल कप एंड कोन, ट्रंकेटेड कोन और स्क्वायर फ्रैक्चर। तो अब यहां देख के मैं कंफ्यूज हो गया कि यार कप एंड कोन तो पढ़ा है हमने स्टील का, ये ट्रंकेटेड कोन और क्या है ना। तो ये और सॉफ्ट स्टील, मीडियम स्टील और हार्ड स्टील को देख के भी कंफ्यूज हो गया ये होता क्या है। तो आप लोग बताओ क्या होता है ये। देखो सॉफ्ट स्टील वो जिसमें कार्बन का अमाउंट कम हो, है ना, जो पूरा डक्टाइल हो। मीडियम स्टील वो जिसमें कार्बन का अमाउंट थोड़ा ऐड कर दें, जो थोड़ा कम डक्टाइल हो। और हार्ड स्टील वो जो बिल्कुल डक्टाइल ना हो, जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा हो। तो जो बहुत हार्ड है उसमें तो क्या स्क्वायर फ्रैक्चर हुआ, मतलब क्या है आपका कि जहां लोड के परपेंडिकुलर, है ना, लोड के परपेंडिकुलर आपके सीधा वहां क्रॉस सेक्शन देखोगे तो स्क्वायर दिखेगा आपको, है ना। अब क्या है कि सॉफ्ट स्टील जो हमने अभी पढ़ा प्योरली ब्रिटल डक्टाइल के लिए, वो था फुल कप एंड कोन जो आपने अभी देखा था। लेकिन फुल कप एंड कोन कैसा है आपका, ऐसा है ना, देखो ये ऐसा है फुल कप एंड कोन, कैसा, ऐसा। ये तो आपका कप हो गया, और ये आपका, इसको थोड़ा और छोटा कर देता है ना, ये आपका कोन हो गया इस तरीके से। लेकिन अगर आपका ये मीडियम टाइप का स्टील है ना, तो इसमें कैसे होगा, इसमें ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और आपका इधर से आपका मटेरियल बनेगा ऐसा 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 और ऐसा। मतलब आपका क्या है, ऐसा एक शार्प एज नहीं होगा वहां पे। वहां पे कप एंड कोन फेलियर प्लस आपका स्क्वायर फेलियर दोनों का मिक्सचर होगा। और ये किसकी वजह से, क्योंकि वो ब्रिटल भी है और डक्टाइल भी है, क्योंकि कार्बन का अमाउंट थोड़ा हमने उसमें ऐड कर रखा है। तो ये क्लियर है। तो ये आपका ट्रंकेटेड कोन, इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन। कोन कोन कैसा होता है आपका, देखो ऐसा होता है एक कोन, ये क्या होता है आपका कोन। इस कोन को मैं नीचे से कहीं से काट दूं, तो अब जो बचा है आपके पास, अब जो बचा है आपके पास, ये क्या बचा है आपके पास, ट्रंकेटेड कोन। क्लियर हुआ, कोई ऑब्जेक्शन, नो सर। है ना। तो ये नया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखें, फॉर मीडियम स्टील इट इज ट्रंकेटेड कोन। वहां पे फुल कप एंड कोन लगा दिया तो हमें पता है आता था, लेकिन एक नंबर चला जाएगा। ये रैंक लाने के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया। अब आपको तीसरा मैंने, एक तो बताया मैंने टेंशन, एक बताया कंप्रेशन, एक होता है टोर्शन, है ना। तो टोर्शन के केस में क्या होता है, तो टोर्शन के केस सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है अपने को, है ना, कि हम लोगों को बोलते हैं भैया कि आपका डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल पे आपको क्या है कि टोर्शन लगाया, क्या लगाया, टोर्शन लगाया। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो डक्टाइल मटेरियल है, टोर्शन लगाया तो क्या है कि उसमें तो डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो वो कैसे टूटेगा, आपका इस तरीके से टूटना चाहिए, ऐसा, है ना, इस तरीके से टूटना चाहिए, घूम घूम के उसमें ऐसे सर्पिलाकार बन के और फिर टूटने चाहिए, ऐसा ही लगता है ना मैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप माइल्ड स्टील की टेस्टिंग करते हैं लैब में, है ना, तो वो रोड जो होती है उसमें क्या है कि आपको 90 डिग्री पे फेलियर मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डक्टाइल के केस में कैसा फेलियर होगा, परपेंडिकुलर टू द लोडिंग एक्सिस, ठीक है। और आपका जो प्लेन बनेगा, जो ये फेस बनेगा, इसका जो सर्कुलर शेप होगा, ये कैसा होगा, एकदम स्मूथ होगा, एकदम स्मूथ होगा, ठीक ठीक। और आप मानोगे नहीं, हमारे बच्चे जब इसको करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो सपोज ये कोई आपकी रोड होती है ना, तो यहां से फिक्स कर रखा होता है उसको, है ना, और फिर ये क्या, इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितनी रोटेट कर जाती है, लगभग 500 से 600 डिग्री, मतलब एक चक्कर पूरा मार के दूसरा चक्कर मारने तक आ जाती है ना। मतलब जैसे हाथ से रोटेट करो ना आप, एक चक्कर तो मार ले, दूसरा चक्कर भी आधा मार लेगी, ठीक है। तो इतनी डक्टिलिटी अपने मटेरियल में होती है, ठीक है, हम जो स्टील यूज करते हैं उसमें होती है। और अब यही बात जब आप ब्रिटल मटेरियल की करते हो, तो ब्रिटल मटेरियल को जब आपने टोर्शन लगाया, एक को ऐसे घुमाया और एक को उसके उल्टे डायरेक्शन में घुमाया, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे सर्पिलाकार ऐसे फेलियर होगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेलिकॉइडल फेलियर, हेलिकॉइडल फेलियर, और इसको ये होगा लगभग 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हेलिकॉइडल फेलियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में आता है कि टोर्शन के केस में अगर ब्रिटल मटेरियल है तो फेलियर कैसा होगा। तो हम सब नादान परिंदे क्या करते हैं, आप लगा के आते हो परपेंडिकुलर टू द लोडिंग प्लेन या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बार, लेकिन वो कैसा होता है, हेलिकॉइडल फेलियर, एंड इट इज एट 45 डिग्री। क्लियर हुआ, याद रखोगे अभी।
चलो आगे, अब अपन आगे चलते हैं भैया। हाँ यस, पूछो, कोई डाउट तो नहीं है? चलो भैया, है ना। तो अब क्या, देखो कुछ कम इंपॉर्टेंट लेकिन पूछे जाते हैं, है ना। और गुप्ता एंड गुप्ता में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपका कोई यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार हो, मतलब आपकी आइसक्रीम, आप जो आइसक्रीम खाते हो ना बाहर से मार्केट से, अभी तो खाई नहीं आपने बहुत दिनों से, लॉकडाउन हो गया, हमें भी याद सताने लगी आइसक्रीम की बाहर की, है ना। तो इसमें क्या है, आप क्या है कि लास्ट में यहाँ पे चॉकलेट लगी होती है कोने पे, लास्ट में एज पे। इसको क्या अपन जब खा जाते हैं तो जो बचता है पोर्शन, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार, है ना। कि आपका ऊपर तो अब एक क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था और धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, तो दिस इज योर यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार, ठीक है। तो इसके केस में आपका डिफॉर्मेशन कितना होगा, है ना, या अगर इसकी यहाँ पे डायमीटर D1 हो, यहाँ पे डायमीटर D2 हो और टोटल लेंथ L हो, तो आपका डिफॉर्मेशन कितना होगा वो निकालना है। तो आपको हुक्स लॉ की एप्लीकेशन पे जाना है सबसे पहले, कि आपका डेल्टा वाज PL अपॉन AE, क्या था, PL अपॉन AE, यही था। अब देखो कैसे ध्यान रखेंगे हम, कि P तो लोड, आपका लोड ही रहेगा, L आपकी लेंथ रहेगी, E आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो एरिया है वो एरिया क्या होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, यही होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर होता है एरिया। तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, नीचे बच जाता है पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ पे D1 D2 दोनों अलग अलग है, तो आप क्या करो, इसको लिख दो नीचे डी स्क्वायर की जगह D1 D2, मतलब D1 इंटू D2 मतलब डी स्क्वायर। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है कितना बन जाता है, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। 4 PL पाई D1 D2। ठीक है ना। देखो डिराइव हमने कर लिया, बीटेक में बहुत बार कर लिया हमने, मेन एग्जाम दिया, बेक एग्जाम दिया, आप कितने एग्जाम था। अब क्या है, फॉर्मूला लगाना और 1 सेकंड में आपको फॉर्मूला लगाना है, विद इन 10 to 15 सेकंड आपको उसका कैलकुलेशन करके आंसर लाना है और उसको टिक करना है ना। तो क्या है, आपको फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए एकदम से, 4PL अपॉन पाई D1 D2। नींद में उठा के पूछो मुझे या तुम्हें, दोनों की हालत एक जैसी होनी चाहिए, है ना। टेम्परेचर की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है वो कितना होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा, वो कितना होता है, L अल्फा T, है ना। और जो अगर एंड पे मैं रिस्ट्रेन कर दूं, एंड पे सपोर्ट लगा दूं, तो कितना उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, E अल्फा T, है ना। और रिलेशन पूछते हैं हम लोग, E का रिलेशन तो 9 kg अपॉन 3K प्लस G, है ना। और एक और रिलेशन E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू। ऐसे फॉर्मूला याद होंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। अभी से लिख लो अपने पेपर पे हाथ पे, ठीक है। रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। समझने से होगा, लेकिन समझने से सब कुछ नहीं होता है, हमें फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। मैं सोम का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन फॉर्मूले तो याद करने पड़ते हैं, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती है, ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, 4PL अपॉन पाई D1 D2। हम ये कर सकते हैं याद कैसे रखें, तो याद रखने का तरीका भैया, PL अपॉन AE तो हमको याद है, तो एरिया इज पाई/4 डी स्क्वायर। तो 4 ऊपर चला गया, पाई नीचे रह गया, और डी स्क्वायर की जगह D1 D2, ठीक। ये मैंने कभी देखा नहीं है पूछते हुए, छोड़ो इसको। अब इसके लिए पूछते हैं, अंडर सेल्फ वेट के केस में उसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, ये पूछते हैं अंडर सेल्फ वेट। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, वो क्या पढ़ा, कि ये आपका कोई बार था, ये आपका कोई बार था, ये लोडेड था W वेट से, है ना। तो उसका जो डिफॉर्मेशन हो गया, तो हमने पढ़ा PL अपॉन AE। तो अगर लोड, अगर वैल्यू W है तो इट इज WL अपॉन AE, WL अपॉन AE। अगर ये आपके एक्सटर्नल लोड की वजह से हो तो इट इज WL अपॉन AE। लेकिन अगर यही सेल्फ वेट की वजह से हो, एक्सटर्नल लोड हटा दो, सेल्फ वेट की वजह से हो, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये याद कर लो, डिराइवेशन तो मिल जाएगा आपको, ये याद कर लो कि खुद के वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, आधा होगा एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल लोड। तो सिंपल याद रखो, एक्सटर्नल लोड के लिए WL अपॉन AE और एक्सटर्नल लोड सेल्फ वेट के लिए WL/2AE। ध्यान रखोगे। शेप कैसा ही हो, आपका जो बार का शेप है ना, ये जो बार बनाया मैंने, इस बार का शेप कैसा ही हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, या फिर ट्रंकेटेड हो, कैसा ही शेप हो, सेल्फ वेट के केस में जो डिफॉर्मेशन होगा डेट इज
WL/2AE। ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे क्या ये? यस सर। ठीक है, तो चलो ये ठीक है। अब क्या है देखो कि एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, अच्छा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन अच्छा सा, कि अगर एक बार है आपका प्रिज्मेटिक बार, है ना, प्रिज्मेटिक बार मतलब या तो उसका सेक्शन कितना है, कौन सा, सर्कुलर है या फिर स्क्वायर है, कोई भी हो सकता है, और दूसरा सेक्शन है टेपर्ड सर्कुलर सेक्शन, कैसा, इस तरीके का, मतलब ट्रंकेटेड कॉन टाइप का टेपर्ड सर्कुलर सेक्शन। तो इन दोनों का अंडर सेल्फ वेट क्या करूंगा, अंडर सेल्फ वेट, मतलब एक तो क्या है देखो सिंपल ऐसा बार है, सिंपल ऐसा बार है जिसका सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, पूरा सेम सेक्शन है आपका, जो स्क्वायर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है जिसका सेक्शन, और दूसरा क्या है आपका टेपर्ड सर्कुलर सेक्शन है। तो दोनों के का जो डिफॉर्मेशन होगा अंडर सेल्फ वेट, उसका रेशियो पूछते हैं कि दोनों का डिफॉर्मेशन कितना होगा, किसी किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, है ना। तो इसको हम लोग देखो करते हैं, क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो, क्योंकि हम लोग को कभी कभी न्यूमेरिकल भी मिलेगा कि आपको डेल्टा निकालो अंडर सेल्फ वेट, तो यहाँ पे देखो W क्या है, यहाँ पे जो W है वो क्या है आपका वेट ऑफ द बॉडी, है ना, L इज लेंथ, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड E इज द इलास्टिक मॉड्यूलस, है ना। तो यहाँ पे हम जो W है, इस W को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, बाय द यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ एनी मटेरियल, वेट ऑफ एनी मटेरियल एनी बार इज इक्वल टू, वेट क्या होगा आपका, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, होता है ना ये, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम होता है वेट अपना। यूनिट वेट की डेफिनेशन पढ़ी आप सबने, यूनिट वेट क्या होता है आपका, यूनिट वेट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट निकालना हो तो यूनिट वेट से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है ना, है कि नहीं सिंपल, यस सर। है ना। तो Yes, आप sir. क्या करो कि आपका वेट जो होगा यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम होगा। अब देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, अगर वो एक ऐसा सिंपल बार है आपका, है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और L उसकी लेंथ है, तो उस केस में आपका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से हम लोग इसको, इस W को लेमड़ा की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेट इज WL/W/AL, लेमड़ा इज W/AL, या फिर मैं इसको क्या, W की वैल्यू निकाल ली मैंने, W इज लेमड़ा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज AL। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, जहां मेरा W था ना वहां पुट कर देता हूँ, W की जगह क्या लिख दूंगा मैं, क्या आया था मेरा, लेमड़ा इंटू AL, यहाँ लिखा मैंने, W काट के लिखा लेमड़ा इंटू AL, ठीक है। अब A ऊपर भी है, A नीचे भी है, काट दूं तो ये बच जाता है मेरा लेमड़ा L² अपॉन 2E, बच जाता है ना, लेमड़ा L² अपॉन 2E। तो कभी कभार ये एक्सप्रेशन भी मिलेगा आपको कि जब अंडर सेल्फ वेट जो डिफॉर्मेशन होगा डेट इज लेमड़ा L² अपॉन 2E। अब बात करते हैं, यही बात करते हैं हम लोग टेपर्ड सेक्शन में। अब टेपर्ड सेक्शन में आपको क्या निकालना है, अगेन आपका वेट को रिप्लेस करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही था आपका, फॉर्मूला वाज WL/2AE, तो हमें इस W को रिप्लेस करना है। W को रिप्लेस कैसे करें, वही अगेन आपका एरिया इंटू वॉल्यूम, क्या करेंगे, एरिया इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो, सॉरी एरिया, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, सॉरी है ना, मैंने गलत लिख दिया, इट इज वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। अब हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन, है ना, इस टेपर्ड सर्कुलर सेक्शन का जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर लिखोगे तो ठीक है, अगर डी की टर्म में लिखा है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है πd²/4, है ना। आप ये भी लिख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, एच की जगह क्या डाल दोगे, लेंथ पूरे बॉडी की। तो आप क्या इस फॉर्मूले में वॉल्यूम लिखते हो 1/3 π/4 d²L, और फिर आपका लेमड़ा, इसको अगर आप यहाँ ऊपर डाल दो, और यहाँ पे जो एरिया होगा सिंपली आपका जो बार का एरिया होगा कहीं पे भी वो कितना होगा, π/4 d²। इसको आप अगर यहाँ डाल देते हो इस फॉर्मूले में, इसको अगर आप इस फॉर्मूले में डाल देते हो, यहाँ पे यहाँ डाल देते हो, है ना, तो डालो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा लेमड़ा, लेमड़ा डालना है, लेमड़ा की जगह यहाँ पे, सॉरी वो आपका WL/2A था, है ना, तो W की जगह डाल दूंगा 1/3 π/4 d²L इंटू लेमड़ा, ये तो आपका हो गया
वेट, है ना। फिर आपका आता था यहाँ पे लेंथ, WL डिवाइड बाय AE। एरिया अगेन क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर, है ना, d बड़ा ही लिख देते हैं, π/4 d स्क्वायर, और नीचे था AE, ये आपका E। तो यहाँ पे देखो π/4 d स्क्वायर यूं का यूं कट जाएगा, है ना, कट गया। तो ये क्या बचेगा, WL/2AE था, है ना, 2AE, 2 छोड़ दिया मैंने। तो अभी देखो W की जगह मैंने वो ये लिख दिया आपका, यहाँ से ये L आपका ऐसा कैसा, और एरिया आपका π/4 d स्क्वायर, और E लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा L स्क्वायर अपॉन 6C। ये आप एक बार अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व करना, ये बन जाएगा लेमडा L स्क्वायर अपॉन 6C। तो यहाँ हम देखते हैं कि देखो प्रिज्मेटिक बार में तो है ये आपका लेमडा L स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है, लेकिन आपके जो टेपर्ड सेक्शन है यहाँ पे कितना है, लेमडा L स्क्वायर अपॉन 6C। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टेपर्ड सेक्शन होगा उसका सेल्फ वेट के अंडर में जो डिफॉर्मेशन होगा वो 1/3 होगा, 1/3 गुना होगा आपके प्रिज्मेटिक सेक्शन से। क्लियर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रिज्मेटिक सेक्शन के कंपैरिजन में टेपर्ड सेक्शन का जो डिफॉर्मेशन है वो 1/3 गुना होगा। इस पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको करवाऊंगा अभी। ये क्लियर हुआ, ठीक। अब एक क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी अंडर सेल्फ वेट। क्या पूछते हैं, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी अंडर सेल्फ वेट। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ पी डेल्टा, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन आपके लोड डिफॉर्मेशन एरिया का, लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया, दैट इज हाफ पी डेल्टा। तो हाफ पी डेल्टा में पी, हाफ पी तो वही रहने दो, डेल्टा आपने पढ़ा अंडर सेल्फ वेट जब बात करोगे तो ये कितना होता है, WL/2AE। तो आपने लिख दिया PL/2AE। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, P²L/4AE, P²L/4AE। और यही आपका एक्सटर्नल लोड जब था, एक्सटर्नल लोड जब था तो ये कितना था, ये था आपका P²L, रेड कर देते हैं यार, ये कितना था आपके इस केस में, कितना था एक्सटर्नल केस में, P²L/2AE, है ना। तो ये अगेन क्या हो गया आपका, आधा हो गया, है ना। अंडर सेल्फ वेट जो उसका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ वो भी कितना हो गया, आधा हो गया। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो, तो आज हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको, है ना। स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिखा देते हैं, चलो ये पढ़ा देता है, पढ़ थके तो नहीं हो। हेलो जी सर। क्वेश्चन कराऊं कि आगे टॉपिक पढ़ाऊं, सर टॉपिक पढ़ा दो। टॉपिक पढ़ा दूं ना, छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, है ना, ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। एक सिंपल क्वेश्चन, कभी कभार मैंने एग्जाम में एक आधे देखा है, ज्यादा नहीं, कि आपको पूछता है कि आपके अगर 2D स्ट्रेस की बात करें, किसकी, 2D स्ट्रेस की, है ना। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये 3D बनाया, देखो, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस लगी हुई है 3D, ये सिग्मा एक्स लगी हुई है, कि आपकी एक्शियल स्ट्रेस है, इसी प्लेन पे आपकी, ये आपकी शियर स्ट्रेस है, और ये आपकी अगेन शियर स्ट्रेस। ये आपको मैं बोर्ड पे बेटर समझा सकता हूँ, यहाँ पे फिलहाल समझा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे जो फिलहाल क्वेश्चन क्या बनता है वो आपको बेटर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बना के दिखाना होता है, तो यहाँ मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो एक चीज तो आप पहले क्लियर समझ लो कि 3D जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज अ, स्ट्रेस और स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों क्या है, टेंसर है। टेंसर मतलब मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर, है ना। तो आपको पूछे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वेक्टर नहीं है, स्ट्रेस टेंसर है, ठीक है। स्ट्रेन क्या है, टेंसर है, क्लियर। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्ट्रेस इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, ऑप्शन आएगा स्केलर, वेक्टर, टेंसर और नन ऑफ दिस। तो आप क्या वेक्टर लगा के आ जाएंगे, वेक्टर नहीं, वो क्या है, टेंसर। ध्यान रखोगे क्या है, टेंसर, है ना। अब आपको बोलते हैं कि भैया आपका अगर कोई 3D स्ट्रेस एलिमेंट है ना, 3D स्ट्रेस एलिमेंट है, उसमें इंडिपेंडेंट उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जब बनाते हैं, ये देखो हमारा स्पेशल कंटेंट है, हम क्लास में आपको बेटर समझा पाता है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये दो चीजें आपकी सेम होती जाती है, सिग्मा टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर था आपके, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल आपको याद करवा देंगे कि ये कितना होता है आपका, इन केस ऑफ 3D टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए इंडिपेंडेंट, और इन केस ऑफ 2D की बात करते हैं, 2D की बात करते हैं, एक ये लगता है इस पे, एक ये लगता है,
एक ये shear लगता है, और ये तो टोटल कितनी क्वांटिटी, एक आपकी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, दूसरी आपकी वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस, और तीसरा आपका शियर जो सब तरफ सेम होता है, तो टोटल 3 चाहिए। ये आपके इसमें आप मैट्रिक्स में भी देख सकते हो। अब आप लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 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 कहाँ गया, ये रहा, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। A bar L meter long having its area of cross section A is subjected to a gradually applied tensile load. The strain energy stored in the bar is given by, क्या होगा इसका? देखो स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ पी डेल्टा या फिर हाफ डब्ल्यू डेल्टा बोल सकते हो। डेल्टा इज डब्ल्यू एल अपॉन ए, तो ये हो गया डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन ए, है ना, और हाफ भी आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2a। बी आंसर है ना इसका? जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। फिर बात करते हैं, देखो रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय सडनली अप्लाइड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऑन अ बार इज, है ना। देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया है ना थोड़ा। क्या बोल रहा है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम लोड क्या लगाते हैं, ग्रेजुअली लगाता है। लोड क्या लगाते हैं, ग्रेजुअली लगाता है। जीरो शुरू करते हैं और उसके मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाते हैं। लेकिन ये अगर सडन हो, मैं कोई बॉल उठा के जमीन पे फेंकता हूँ ना, वो सडन लोड है ना। तो सडन लोड आपके ब्रिज के ऊपर जो लोड आते हैं ट्रेन का, वो क्या है, सडन लोड है ना। तो ये सडन लोड की वजह से जो आपके स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना, तो वो कैसा होता है, इस तरीके से मैं आपको अगेन वापस दिखा देता हूँ। ज्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिंपल बताता हूँ कि आपके जो ग्रेजुअल लोडिंग है उस केस में आपका लोड डिफॉर्मेशन कर्व ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं और इससे आपकी स्ट्रेन एनर्जी निकाल देते हो, स्ट्रेस भी निकाल देते हो। लेकिन जो आपका सडनली अप्लाइड लोड होगा, क्या होगा, आपका सडनली अप्लाइड लोड होगा, उस केस में आपका लोड तो उतना ही रहेगा। एक बार गिर गया दम से 100 किलोन्यूटन गिर गया, तो गिरते ही क्या है, इंस्टेंटेनियस उसमें डिफॉर्मेशन ये आएगा, तो उसका लोड डिफॉर्मेशन कर्व ऐसे चलेगा। लोड की वैल्यू कांस्टेंट, डिफॉर्मेशन एकदम से बड़ा, तो उस केस में आपकी स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। क्योंकि देखो इधर तो ट्रायंगल है और इधर क्या है, आपका स्क्वायर है जो इसका 2 गुना है। तो आपको पूछे कि अगर आपके जो इम्पैक्ट लोड है उस केस में आपकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी मटेरियल में, तो 2 गुना आएगी। आपको पूछे स्ट्रेस कितनी आएगी, तो 2 गुना आएगी। ठीक है ना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंपैक्ट के केस में स्ट्रेस 2 गुना आएगी, स्ट्रेन एनर्जी 2 गुना स्टोर होगी। ये स्ट्रेन एनर्जी का तो मैंने आपको फोटो दिखा दिया। तो यहाँ पूछा इसने स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय सडनली अप्लाइड लोड, तो वो 2 गुना होती है और ग्रेजुअली 1 गुना, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम ऐसे क्वेश्चन है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाता है। हाँ, ये पढ़ो, द कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड बी, इतना नहीं सोचना पड़ता भैया। अब यहाँ देखो सोचना पड़ेगा ना, कास्ट आयरन क्या है, पहले तो भैया कास्ट आयरन है क्या, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, इसलिए इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, है ना। तो ब्रिटल के केस में कंप्रेशन मतलब क्या है, वो किसी पे 45 डिग्री प्लेन पे टूटेगा, मतलब क्या है, आपका ऑब्लिक प्लेन पे ब्रेक होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको रिलेट करना है। ठीक, ये देखो एक आपके लिए और क्वेश्चन है, फॉर द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बिहेव इन विच मैनर, लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर। हाँ बिल्कुल लीनियर इलास्टिक, जल्दी जवाब दे दिया यार, जोरदार। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ये तो कर दिया हमने, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला। ठीक है ना, ये देखो पढ़ो, कप एंड कोन टाइप फ्रैक्चर अकर्स इन केस ऑफ ए कास्ट आयरन, बी राउंड स्पेसिमेन ऑफ डक्टाइल मेटल, सी टफ स्टील, डी सॉफ्ट ब्रास। बोलो किसमें होता है? इसका आंसर है बी, राउंडेड स्पेसिमेन ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, उसमें कप एंड कोन बनता है। ठीक, आई होप मजा आया होगा, आपने आज वो चीजें सीखी जो हम क्या है कि बच्चों को क्या एक्स्ट्रा क्रीम बच्चों को देते हैं, है ना। क्यों जीवन कुमावत, नरेंद्र सिंह जी सर। ये जो चीजें है ना, ये जो आपने अभी आज इस लेक्चर में देखी है हमने, मैं आपको सारी चीजें नहीं बता पाया। रिद्धि अखावत आपसे भी बात कर रहा हूँ मैं, उज्जवल आपसे भी, ये जो चीजें आज आपने देखी है ना, ये वो चीजें जो हम लोग बुक्स में जनरली नहीं पाते हैं, है ना। हम लोग कैच नहीं कर पाते कहीं जगह से, कोई इवन वीडियो रिसोर्सेस से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं।
है ना। तो ये वो चीजें जो हम सेंटर पे बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डीप लॉजिक होता है, आपको हर चीज ड्रॉ करके समझानी होती है। और क्वेश्चन जब रैंक की बात करते हैं ना, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सोम से ही टपकता है ना। आपको हाँ सोम में सर। हर बार नए क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए कि हम लोग लॉजिक वहाँ बेटर एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी यहाँ सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं दिल से। तो आई होप समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक, ओके सर। चलो ठीक है, बाकी अब कल पढ़ेंगे, है ना।